स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं लौह धातुओं के बारे में, फेरस मेटल्स। जैसा कि पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने उसका वर्गीकरण पढ़ा था, अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं वो फेरस मेटल्स होते क्या हैं। तो बताना ये है कि औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की धातुओं का प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की धातुओं का प्रयोग किया जाएगा, और जब प्रयोग किया जाता है तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि इनको यूज करने का जो क्रिया है वो आसान हो जाता है। तो औद्योगिक क्षेत्र में इनके प्रयोग से हमें ये पता चलता है कि इनका प्रयोग किस प्रकार से है। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि इसमें लौह धातुओं के बारे में जो हमको यूज करना है उसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की धातुओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन लोहे का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है, क्योंकि जिन धातुओं में लोहा मुख्य रूप से उपस्थित रहता है वो लौह धातुएं कहलाती हैं। लौह धातुएं वो धातुएं होती हैं जिसमें लोहे की मात्रा बहुतायत में होती है, और हम जानते भी हैं कि लोहे की क्षमता अन्य की तुलना में सबसे अधिक होती है, और स्टील भी एक लोहा होता है। बहुत से लोगों में ये कन्फ्यूज़न लगाता है कि स्टील और लोहे में अंतर होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। स्टील भी एक लोहे के समान ही होता है, और बस लोहे और स्टील में है कि जो स्टील होता है वो पूर्ण लोहा होता है, मतलब कि वो उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होती, वो शुद्ध लोहा के रूप में माना जाता है। स्टील इज़ नोन एज अ प्योर आयरन, मीन्स उसमें 99.5% तक अशुद्ध होती है, और अशुद्धियाँ उसमें 0.5% होती है। इसी नाते स्टील को हम लोग शुद्ध मानते हैं। और आज के डेट में आपके स्टील जो होती है, स्टील का दाम अन्य लोहों की तुलना में ज़्यादा माना जाता है। इस पे जंग लगने की संभावना बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें अशुद्धियों की मात्रा नगण्य होती है। अब आते हैं धातुओं का वर्गीकरण। तो ये हम जान गए कि जिसमें भी लोहे की मात्रा होती है, लोहा मुख्य धातु के रूप में विद्यमान होता है या उपस्थित होता है, वो लौह धातुएं कहलाती हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र में जहाँ पर उत्पादन की प्रक्रिया होती है और जहाँ पर लोहे का उपयोग मुख्य रूप से उत्पादन में किया जाए, और तो वो क्या कहलाती है, लौह धातुएं कहलाती हैं। अब धातुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ मेटल। तो धातुओं का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, एक होती है लौह धातु और एक होती है अलौह धातु। लौह धातु को कहते हैं फेरस मेटल और अलौह धातु को कहते हैं नॉन फेरस मेटल्स। तो लौह धातुओं में आपके हैं ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात और कच्चा लोहा। ठीक, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन और स्टील, तो ये सारी चीज़ें लौह धातुओं के अंतर्गत काउंट की जाती हैं। तो लौह धातुओं को दो भागों में बांटा गया है, एक लौह धातु और दूसरी अलौह धातु। तो लौह धातुएं कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात के रूप में मानी जाती हैं। और अलौह धातुओं में एल्युमिनियम, तांबा, पीतल, जस्ता, सिल्वर, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब धातुओं को दो भागों में जो बांटा गया है वो है लौह धातुएं और अलौह धातुएं। ठीक, तो लौह धातुएं जो होती हैं वे धातुएं जिनमें लोहे की मात्रा बहुतायत होती है या बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, वो कहलाती हैं लौह धातुएं। लोहा इसका क्या है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मतलब जिसमें लोहा मुख्य रूप से विद्यमान रहे या उपस्थित रहे, वो लौह धातुएं कहलाती हैं। अब लौह धातुएं निम्न होती हैं: कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात। मतलब लौह धातुएं इसमें कि लोहा मुख्य रूप से उपस्थित होता है, वह लौह धातुएं कहलाती हैं, और ये निम्न प्रकार की होती हैं: कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात। फिर अलौह धातुएं, वे धातुएं जिनमें लोहे की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। अब देखिए दूसरे पॉइंट पे क्या आ गया, वह धातुएं जिसमें लोहे की मात्रा बिल्कुल नहीं होती हैं वो कहलाती हैं आपकी अलौह धातुएं। ठीक, और इनमें न के बराबर लोहे की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो वे धातुएं जिनमें लोहे की मात्रा बिल्कुल नहीं होती या न के बराबर होती हैं वह अलौह धातुएं कहलाती हैं। अलौह धातुएं निम्न प्रकार की होती हैं। जो अलौह धातुएं होंगी वह निम्न प्रकार की आपकी होती हैं: एल्युमिनियम,
तांबा, जिंक, चांदी। अलौह धातुएं वे धातुएं होती हैं जिसमें लोहे की मात्रा नगण्य या न के बराबर होती है और ये निम्न होती है, जैसे एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता, चांदी, पीतल। एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता, चांदी, पीतल, ये सब अलौह धातुओं के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं। फिर लौह धातुओं का महत्व। सभी धातुओं में कच्चा लोहा एक मूल धातु के रूप में माना जाता है। अब हम ये जानते हैं कि लौह धातु का महत्व क्या है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फेरस मेटल, मतलब लौह धातु का क्या महत्व है, अब उसको भी हम जानते हैं कि सभी धातुओं में कच्चा लोहा एक मुख्य धातु होता है। इसके शोधन के बाद, अब देखिए शोधन का मतलब यहाँ पर फिल्ट्रेशन से है। शोधन का मतलब किस चीज़ से है? फिल्ट्रेशन से। तो इसके शोधन के बाद ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात लोहा। अब देखिए शोधन का मतलब यहाँ पर है कि जो होता है कच्चा लोहा एक मुख्य लोहा होता है और इसका जब शोधन करते हैं मतलब इसके अंदर की उपस्थितियों को, इसके अंदर की जब अशुद्धियों को हम दूर करते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं शोधन। अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया शोधन कहलाती है। ठीक, अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया की शोधन कहलाती है। तो इनके शोधन के बाद हमको ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात प्राप्त होता है। लोहे में कार्बन की मात्रा के आधार पर ही विभिन्न प्रकार के लोहे तथा इस्पात का वर्गीकरण। लोहे में, आयरन में हम कार्बन की मात्रा के आधार पर ही उसका वर्गीकरण करते हैं कि वह लोहा है या स्टील है। ठीक, तो इनके वर्गीकरण के आधार पर ही उसको हम क्लासिफाई करते हैं। तो ये लोहे के जो धातुओं का जो महत्व होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि सभी धातुओं में कच्चा लोहा एक मूल धातु होता है और इसके शोधन के बाद ही ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात हमको प्राप्त होता है। लोहे में कार्बन की मात्रा के आधार पर ही हम उसके स्टील और लोहे का वर्गीकरण कर पाते हैं। अब लोहा प्राप्ति के स्रोत क्या है? लोहा एक खनिज पदार्थ है। खनिज का मतलब होता है जो जिसको हम लोग खन के प्राप्त करें, जिसको धरती से प्राप्त करते हैं प्राकृतिक रूप से, उसे हम लोग खनिज कहते हैं। ठीक, तो लोहा एक खनिज पदार्थ है। प्रकृति से प्राप्त विभिन्न लौह अयस्कों का शोधन करके प्राप्त किया जाता है। प्रकृति से प्राप्त लौह, जो हमको प्रकृति से खन के जो प्राप्त हो रहा है खनिज, तो ठीक, तो जो प्राप्त हो रहा है उनका हम शोधन करते हैं। शोधन करके मतलब कि उनके ऊपर विभिन्न प्रकार की शोधन क्रियाएं करके उनके ऊपर से अशुद्धियों को हटा के हम प्राप्त करते हैं। यह अनेक प्रकार के नामों से भी जाना जाता है। यह अनेक प्रकार के नामों से क्या किया जाता है? जाना जाता है। जैसे लोह अयस्क खानों से प्राप्त किए जाते हैं। जो अयस्क होते हैं वो खानों से प्राप्त किए जाते हैं, मतलब जब इनको खोदा जाता है तो ये खान से प्राप्त होते हैं और लोह अयस्कों का शोधन करके ही उसको आगे की ओर भेजा जाता है। तो जब लोह अयस्कों का हम शोधन करते हैं तब जाके हमको ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात प्राप्त होता है। तो शोधन अगर नहीं किया जाएगा तो हमको ये कार्य करने या उत्पादन की प्रयोग में नहीं ला पाएगा। तो उत्पादन में प्रयोग में लाने के लिए हमें इनका शोधन का कार्य जरूर अवश्य करना पड़ता है। हाँ, और इनमें हम शुद्धिकरण करके विभिन्न प्रकार के लौह पदार्थ बना सकते हैं। तो लोहे का जो स्रोत होता है यह एक खनिज पदार्थ होता है। प्रकृति से प्राप्त विभिन्न लौह अयस्कों का शोधन करके प्राप्त किया जाता है। प्रकृति से प्राप्त लौह अयस्कों का शोधन करके इसको हम प्राप्त करते हैं। प्रकृति से प्राप्त लौह अयस्कों का शोधन करके हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। लौह अयस्क खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं और यह अनेक प्रकार के नामों से भी जाने जाते हैं। ठीक, जैसे कि लौह ऑक्साइड, कार्बोनेट, इनका शुद्धिकरण करके विभिन्न प्रकार के लौह पदार्थ बनाए जाते हैं। इनका शुद्धिकरण करके विभिन्न प्रकार के लौह पदार्थ क्या होते हैं? बनाए जाते हैं।